नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 यानी कि 9 समकालीन भारत 1 और पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह। तो उस पार्ट में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले हम देखते हैं उस पार्ट की जो समीक्षा वो देखते हैं। तो देखिए, वो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। दूसरा पॉइंट है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। हम इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों के दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए आगे का, हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। अगला पॉइंट है, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। अपवाह प्रतिरूप चार प्रकार की होती है। नंबर 1 ध्रुमाकृतिक अपवाह, दूसरी जालीनुमा अपवाह, तीसरी आयताकार अपवाह और चौथी अरीय अपवाह। अब देखिए अगला पॉइंट, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है तथा उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर से लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियों आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियों हैं यमुना, गागरा, गंडक तथा कोसी। अगला पॉइंट, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे से समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अगला पॉइंट, गागरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सापंगो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला पॉइंट, नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियों हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिमी की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला पॉइंट, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। अगला पॉइंट देखते क्या है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की जन्म उच्च भूमि से है। इस नदी की लंबाई 8660 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अगला पॉइंट देखिए, कृष्णा नदी महाबल के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। अगला पॉइंट, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी से निकलती है तथा इसकी लंबाई 760 किलोमीटर भी है और इसकी सहायक नदियां हैं जैसे अमरावती, भवानी, हिमावती तथा काबिनी। अगला पॉइंट, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बेंगलोर तथा कोलसवान क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका
97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। राजस्थान के सांबर झील को एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्य हिमानी द्वारा बनी हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली प्राकृतिक झील है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी। अगला पॉइंट, नदियों पर बांध बांधने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, बांकड़ा नंगल परियोजना। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के में भी किया जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जा गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस से समय बना शुरू करती है। अगला पॉइंट, मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। अगला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। पश्चिमी तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 7 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न तो अधिक सर्दी। संपूर्ण भारतीय भूमध्य भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा अनेक त्योहार उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चरों और घूमते रहते हैं। देखिए, अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। अफवाह तंत्र किन्हें कहते हैं? तो देखिए उनका उत्तर क्या है। एक क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रवाह व्यवस्था और तत्जनित विविध परिवर्तन एवं विशेषताएं अफवाह तंत्र कहलाती है। दूसरा प्रश्न, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। अगला प्रश्न, जल विभाजक कैसे कहते हैं? तो दो नदियों की अफवाह को परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजक कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस देश की है? तो वह है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। अगला सवाल, ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? तो उनका आंसर है जब एक नदी अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखाई पड़ने वाली आकार में काटती है तो इसको ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग कहते हैं। अगला सवाल, आयताकार प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? तो आयताकार प्रवाह ढंग उस समय बनता है जब नदी कठोर चट्टानों के क्षेत्र से होकर बहती है। अगला सवाल, भारतीय नदियों को किन दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों। अगला सवाल, हिमालय की कौन सी दो मुख्य नदियों पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं? तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा। अगला सवाल, नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? तो वो है नंबर 1 डेल्टा, विसर्ग, गोखुर झील, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। अगला सवाल, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम क्या हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो गंगा नदी द्रोणी है। अगला सवाल, नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को तंत्र कहा जाता है। अगला सवाल, सिंधु नदी की लंबाई एवं इसका उद्गम लिखना है तो क्या है? सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर तथा सिंधु नदी की उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अगला सवाल, सिंधु जल समझौते का वर्णन करो, वो क्या है? तो सिंधु जल समझौता के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 यानी कि 20% जल का उपयोग कर सकता है। आगे देखते हैं, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो कौन की गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम है भागीरथी तथा अलकनंदा। अगला सवाल, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखना तो क्या है? यमुना,
घाघरा, गंडक और कोसी। अगला सवाल, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जमुना नदी से। सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मेघना नदी। अगला सवाल, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखना है, तो सुंदरवन डेल्टा। अगला सवाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की लंबाई बता कितनी है? तो गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु की लंबाई है 2900 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई है 1300 किलोमीटर, तापी की लंबाई है 792 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1500 किलोमीटर, महानदी की लंबाई है 8055 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर तथा कावेरी की लंबाई है 7065 किलोमीटर। इस सब की लंबाई है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो है दिहांग नाम से। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखना है, तो कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, केनुला, तीतस्ता तथा टोसी। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्तरों के काफी नजदीक से निकलती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में बेतले जिले में सतपुड़ा के श्रृंखला में है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, गोदावरी महाराष्ट्र क्या है? गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की धारों से निकलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है और कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी है? तो वह है कावेरी नदी। अगला सवाल, जिलों का शीर्षक महत्व लिखिए। तो देखिए क्या है, जिलों मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसका वर्णन लिखिए। देखिए नंबर 1, अत्यधिक वर्ष के समय यह बाढ़ को रोकती है। दूसरा, जिलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये आसपास क्षेत्रों के जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को भी संतुलित रखती है, जिलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, जल विद्युत संसाधनों को शक्ति के मामलों में भारत की विश्व कौन सी स्थिति है? तो 5वां स्थान पर है। कहाँ स्थान पे? 5वां स्थान पर। अब देखिए सवाल नंबर आगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का वर्णन करना है। तो देखिए, गंगा कार्य के क्रियाकलाप का पहला चरण सन 1985 एवं प्रारंभ किया गया है एवं उसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया है। यह योजना अब 16 राज्यों के बीच बहने वाली 27 नदियों के किनारों स्थित 152 क्षेत्रों तक विस्तार वाले हैं। प्रदूषण कम करने के लिए कुल 215 योजनाओं में अभी या 69 योजनाओं में से अभी तक को पूरा किया जा चुका है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, हिमालय से निकलने वाले तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले नदियों में 4 अंतर बताइए। तो क्या क्या है? देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों, ये प्राय पठार से निकलने वाली नदियों। तो नंबर 1, ये नदियों बर्फ और वर्षा जल से समृद्ध हैं। वर्षों जल से ही इन नदियों को पानी मिलता है। आगे देखिए, मिलती रहती हैं, इसी कारण इन्हें सदानीरा कहा जाता है और उसको ग्रीष्म और शीत ऋतु में ये सूखी हो जाती है। दूसरा, ये सभी नदियों मैदानी भूमि पर बहती हैं, अंततः नौ संचालन और सिंचाई में इनका भरपूर उपयोग होता है। ये नदियों पठारी भूमि में बहती हैं जहाँ नौ संचालन संभव नहीं हो पाता। ये नदियों तरुण और तीव्र प्रवाह वाले होते हैं। ये नदियों बहुत पुरानी और वेगवीन हैं। इन नदियों की बहुत सी विभाजिकाएँ और सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों की विभाजिकाएँ नगण्य संख्या में होती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।